बताओ इसमें पहले लेक्चर में डाउट, लेक्चर में सिर्फ क्या आया काइनेटिक पहले? एनर्जी वाले पार्ट में डाउट। आता हूँ, पहले मैं एक एक देख लूँ क्या क्या है। चलो, न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप समझ में आ गए, क्या क्या थे? इलास्टिक स्कैटरिंग, कैप्चर, डिके। पक्का आ गया समझ में ये क्या है? नाम है वो तो। कैप्चर मतलब कोई चीज कंबाइन कर लेना, जैसे एक्स था उसने एक न्यूट्रॉन कंबाइन करके वाई बन गया, तो इसने न्यूट्रॉन कैप्चर है। इमिशन उसका उल्टा है, एक्स वाई गया ये न्यूट्रॉन निकला, तो ये न्यूट्रॉन इमिशन है। इमिशन और कैप्चर में ये अंतर है। आपको इक्वेशन रफली कोई भी याद नहीं रखनी है। चलो, यहां अल्फा डिके, बीटा डिके, और ये लास्ट एक और आया के कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आ गया समझ में इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला केस? इलेक्ट्रॉन को किडनैप कर लिया उसने के शेल की। मासिस मासिस क्या है, रेडिएशन। हाँ, ये समझाया तो था वैसे मैंने लेक्चर में कि पावर वावर कैसे खेलना है। ये देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें डाउट है कुछ? नो सर। हाँ, अब दूसरे में हीलियम इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट रेस्ट। अब बताओ, इसी में दिक्कत थी कि काइनेटिक एनर्जी अल्फा में रेशो कैसे क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, ये कह रहे हो? हाँ, एक बार ये बता दीजिए। तो ऐसा है ना कि टोटल क्यू वैल्यू इन दोनों में मिल रही है। हाँ। दरअसल क्यू का कुछ हिस्सा तो एक्साइटेशन में चला गया, ई। अब ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, बी जो डॉटर था। लेकिन मोमेंटम सेम है, तो इनकी एनर्जी का रेशो मास ऑफ बी रेशो मास ऑफ अल्फा होगा। कैसे? पी स्क्वायर बाय 2m। इनवर्स पी रेशियो में। सेम है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? तो जैसे हमने ये क्यू वैल्यू निकाली, हमारी 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये जो 32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दो चीजों से मिलके बनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखें इसकी काइनेटिक एनर्जी K1, इसकी काइनेटिक एनर्जी K2। K1 प्लस K2 की वैल्यू 32। मैं क्या मान रहा हूं कि एक्साइटेशन नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हमने एक्साइटेशन इग्नोर मार दिया। तो K1 K2 आया 32, और K1 और K2 का रेशो 484 रेशो 80। तो बस हाँ K2 की वैल्यू 80/84 इंटू 32। सर, अगर जो अपना ए है वो रेस्ट पे नहीं होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो फर्क पड़ता, अभी तो रेस्ट पे, इसीलिए मोमेंटम फिर बहुत गंदा हो जाता हो। अच्छा। V1 V2 दो अननोन लेने पड़ते, हाँ। है ना? ठीक। हाँ, ये रिकॉइल स्पीड समझ में आई कैसे निकाली? कि हमने 32 को रेशो में बांटा 4/84, और ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दिया। यूनिट का ध्यान रखेंगे। चलो, इधर बताओ दिक्कत कोई? सर, आपने ये जब क्वेश्चन करवाया था उसमें हाँ, बुकलेट में लिखा हुआ था द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूट्रॉन। तो सर हमारे और क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मतलब मिनिमम के अलावा? मतलब मिनिमम है कि जो क्यू वैल्यू आई तुम्हारी, जैसे क्यू वैल्यू सॉल्व करने पे -10 आई, तो आपको 10 कम से कम देनी पड़ेगी जब बाहर निकलेगा। 10 से ज्यादा दे दो, अच्छी बात है। 10 से ज्यादा देंगे तो वो हमारा एक्साइट कर जाएगा या न्यूक्लियस। काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, एक्साइटेशन में कहीं और चला जाएगा वो। तो 10 से कम नहीं दे सकते, है अच्छा। ना? चलो, ये लॉजिक समझ में आया था? अल्फा डिके में ये क्या रहता फैलाई, मतलब डिस्क्रीट निकले, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम से ये पता चला कि ई हमारा क्वांटाइज्ड है।
ठीक है, लेकिन बीटा डिके में देखा तो बीटा डिके कंटिन्यूअस निकला, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या यहाँ क्वांटाइज नहीं है? क्वांटाइज तो यहाँ भी है। यस सर। क्योंकि क्वांटाइज एक बार प्रूव हो चुका है तो क्वांटाइज है। तो यहाँ क्या हुआ था? एक नया पार्टिकल बाहर निकल गया था, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। तो अब वो एनर्जी सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बट रही थी, वो 3-4 हिस्सों में बट गई, 3 हिस्सों में बट गई। इसको भी मिली, इसको भी मिली, और एक अननोन पार्टिकल को भी मिल गई, है ना? सर यहाँ अलग अलग अल्फा के अलग अलग रेडियस है ना, अलग अलग। हाँ, कुछ अल्फा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लेके गए, कुछ कम लेके गए। चलो और बताओ, इनमें कहीं दिक्कत लेक्चर में? नो सर। ये की कैप्चर आ गया था समझ में? इसने के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया और के शेल में वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो ऐसा कभी कभी होता है। सर ये कल काम वालों को भी देखना था क्या ये लेक्चर? वैसे ये देखना तो सबको ही है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट तो मैं पढ़ा चुका था उसका, लेकिन कुछ चीजें नहीं पढ़ाई थी मैंने। इस लेक्चर में मैंने डेप्थ में पढ़ाया। अच्छा। कल मैंने ओवरव्यू दिया था शाम के बैच में। सर हालांकि मेंस और एडवांस में कल जो शाम को पढ़ाया था उतने से ही काम चल जाता है, ये चीजें पूछी नहीं जाती ज्यादा, लेकिन बस प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा था ये लेक्चर। ओके सर। सर एक बात क्लियर कर दीजिए, वो x और 2y वाला, मतलब जब हम कन्वर्शन करते हैं तो हम जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से देखते हैं तो हम इंडिविजुअली कंपेयर करते हैं, राइट? और अगर हम एक ही बात नहीं है, एक ही बात नहीं हो गई। देखो बताता मतलब 2y नहीं कर दे, उसको y + z कर दे कुछ। हूँ। देखो, ये 40 है, ये 20 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 5 थी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 4.5। हाँ ठीक है, या बढ़ा लेते हैं, चलो 5.5 कर देते हैं। तो इस हिसाब से y इज मोर स्टेबल। यस। लेकिन आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखते, अगर सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी, तो इसकी कितनी है? 200। यस और सर। इसकी कितनी है? 5.5 का 20, हाँ 110। हम्म। लेकिन 110 + 110, ओके हाँ। तो यहां जब बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो 5.5 में 20 दो बार मल्टीप्लाई करोगे, यहां Yes, sir. निकालोगे तो 5 में 40, तो इवेंचुअली ये 40-40 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हम्म। इसीलिए हम सीधे इसको कंपेयर कर ले रहे हैं। और जब हमारे डिफरेंट होंगे y और z वाले, उस केस में भी मतलब सेम चीज काम कर जाती सेम है। चीज है, लेकिन हमें पता नहीं ना वो एवरेज कहाँ आएगा उनका। हाँ जैसे x से y और z बना, ये 6 था, ये 8 था, ये 7 है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो तुम्हें पता थोड़ी है कि प्रोडक्ट की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 6 से 8 के बीच में है, तो वो कुछ भी हो सकती थी। डिपेंडिंग ऑन न्यूक्लियॉन किसके हाँ, पास ज्यादा लेकिन है। जैसे ये 50 है, ये 30 है, ये 20 है, नो डाउट एवरेज 7 से कम आएगा। यस सर। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का एवरेज 7 से कम है। झेल गया ये? कैसे यस पता चला? सर, न्यूक्लियॉन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्योंकि हम 6 के करीबन पहुंच गए, लेकिन ये 20 होता, ये 30 होता, तो वो मोर देन 7 आ जाता, फीजिबल हो जाती रिएक्शन। यस सर। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, 80 मतलब एक मैं आपको बोल देता हूँ, हाँ। 84 पोलोनियम 210 है एक, है ना? तो इसमें होगा ना क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं, हाँ सीईटी का ही है वो, तो सीईटी पे आ गए हम, आ जाएगा सी। 63 पेज नंबर पे होगा। हाँ चलो, पहले इलस्ट्रेशन 43, 44, 45 ये बन गए। एक्सरसाइज 9। हाँ सर हो गया सर। ये हालांकि फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ये स्टेबिलिटी, ये हमारे हैं स्टेबल, लेकिन ब्लैक के अलावा और भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस से ये समझो कि अगर कोई पार्टिकल यहां है तो इसमें जरूरत से ज्यादा प्रोटॉन है। सोचो, अच्छा। प्रोटॉन कुछ ज्यादा ही है, तो ये यहां से सीधे अगर प्रोटॉन लूज करेगा, सोचो प्रोटॉन डिके करेगा तो वर्टिकली मूव करेगा। ये समझ पाए क्या कह रहा हूं?
कि नंबर ऑफ, इस लाइन पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो अगर प्रोटॉन डिके कर जाए तो सीधे स्टेबल जोन में आ सकता है। हाँ वो ग्राफ में नीचे आ जाएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहां से ये न्यूट्रॉन डिके कर जाए तो पीछे आ जाएगा नीचे एक्स एक्सेस में। तो डिके बाय न्यूट्रॉन इमिशन है। और अगर कोई पार्टिकल यहां है, अब ये अनस्टेबल है, ठीक है, ये देखो क्रॉस वाले अनस्टेबल, ये सीधे ऐसे आ जाएं तो स्टेबल जोन में आ जाएंगे। सर और बीच ये में भी अगर एक 2 क्रॉस है। प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन फेंक दें, मतलब एक अल्फा फेंक दें, तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। सोचो, यस मतलब हमेशा डिके इस तरह हो रहा है कि वो स्टेबल जोन में आना चाह रहे हैं, ठीक है। बस डीके स्टेबिलिटी पाने के लिए ही हो रहा है। हाँ, और बीटा प्लस डिके क्या है, ऐसे सोचो, बीटा प्लस में एक प्रोटॉन कम हो रहा है, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है। और यहां ये बीटा माइनस में एक न्यूट्रॉन कम हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है। तो ये इस तरह कुछ होता है। तो अपन को वैसे वैल्यू याद नहीं रखनी है कब कौन सा होगा। चलो ये हो गए थे, नहीं किए हो तो कर लेना, भले कैलकुलेटर की मदद से करो, कर लेना, लेकिन एक्सरसाइज खासकर कैलकुलेटर की मदद से भी करो चलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल डेटा है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 11 जो कि नहीं की होगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है केवीपीवाई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। इस एक्सरसाइज 11 में आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। पक्का नहीं की होगी मुझे पता है, कर लेना। डीसीटी पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? एक मिनट, डीसीटी मैंने बोली थी? नहीं थी मतलब पता नहीं डिस्कशन की। ओके, डिस्कशन के लिए बोला नहीं था मैंने, बोला नहीं सर था। एक क्वेश्चन इसमें से बता दीजिए। मैं एक मिनट, आंसर तुम्हारे पास है कि मैं शेयर करूंगी? सर नहीं है। नहीं है यहाँ पे। आप आंसर शेयर कर दीजिए, बाद में डाउट आंसर पूछ शेयर कर लेंगे। देता हूँ ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहा है कैलकुलेटर यूज करो, लेकिन आंसर तुम्हारा आना चाहिए। सर इसमें 27 वाला देख लीजिए एक बार। सर अभी चैप्टर खत्म हो गया ना? हाँ 27, ये हाँ बोलो। उसमें पहले उसे क्वेश्चन देख लीजिए ये वाला। 27 में तुम्हें ये सोचना है, ये पोलोनियम, देखो पहले ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हाँ नहीं पढ़ ये रहा सब है। डेटा दे रखा है बहुत सारा। हाँ। अब तुम्हें रिएक्शन सोचनी है, कहा है पोलोनियम तो पीबी बन अल्फा डिके जाएगा। हो गया, तो पता नहीं किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा 2,4, तो ये हाँ। 210 में से 4 गए, 206। हाँ। पोलोनियम 84 है, 282, और 206 82 कहीं दिया होगा इन्होंने, पीबी बन गया वो। पीबी लेड। हाँ। अब इन्होंने अच्छी बात है मासेस दे रखे हैं, पोलोनियम का मास दे रखा है ये 98 समथिंग, लेड का मास दे रखा है ये 205.97 एक्सेट्रा, अल्फा पार्टिकल हीलियम ये है 2.014 एक्सेट्रा। तो मास डिफेक्ट से डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्यों क्यू तो आ गया लेकिन फिर इसमें फ्री नहीं है ना पोलोनियम, तो कैसे करेंगे? क्या? काइनेटिक एनर्जी अरे ये कैसे? मास इतना बड़ा है ना 204 कि तुम क्यू वैल्यू में अगर तुम डिवाइड भी करते 204 बाय 210 आता, हाँ। तो रफली उतना ही आएगा ना। अच्छा। हाँ ठीक है सर, आ कुछ गया। नहीं दिया तो एक्साइटेशन नेग्लेक्ट कर देंगे हम, हाँ हाँ सर आ गया। है ना? यस सर। कैलकुलेटर का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन सर, आंसर मैच करो आप। पेपर में 11th वाला क्वेश्चन आप एक बार बता देंगे, एक्सप्लेन कर दीजिए बस। क्या है? कुछ नहीं, वो रिक्वायर्ड डिस्टेंस पहले ग्राउंड के फ्रेम में निकाला, अब किसी और फ्रेम में निकाला, लेकिन दो पार्टिकल का डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो किसी भी फ्रेम में निकालो सेम ही आएगा ना। नहीं होता है। हाँ सर। ठीक,
और सर ये अपनी जो पिछली वाली सीटी थी ना, एक्चुअली मेरा नेट बीच में लैग कर गया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि हमने अगर मास नंबर इंक्रीज किया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी फिर घटेगी, ग्राफ ही ये बना था ना एक के साथ, बढ़ेगी फिर घटेगी। अच्छा, वही 86 वाले पे जिसमें हाईएस्ट पॉइंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप्स। है ना? 8.6 समथिंग। ओके, थैंक यू। तो लास्ट सीटी जरूर कर लेना, कैसे भी करो, मैं आंसर शेयर कर देता हूँ, कैलकुलेटर से करो, कैसे भी करो, ठीक है। तो ये सीटी जरूर करना है तुम लोगों को। सर बुकलेट की थ्योरी नहीं पढ़नी ना? नहीं, जरूरत नहीं, क्लास अगर अटेंड कर ली, क्लास में मोर देन इनफ थ्योरी थी, ओके क्लास में काफी डिटेल में बताया था, तो नहीं पढ़नी है थ्योरी होगी कोई सी भी, इवन बुक की भी थ्योरी नहीं पढ़नी, बस तुम सीधे क्वेश्चन कर लो। सर हाँ सर वो एक ऐसी थ्योरी में ऐसी चीज लिखी थी कि जो पॉजिट्रॉन होता है वो जब इजेक्ट होता, उसके साथ अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सर 2 गामा रे फोटॉन्स निकाल लेते हैं। एक मिनट रुको, मैं 1 मिनट पहले लिखता हूँ। बताओ क्या कह रहे थे। तो सर थ्योरी में एक चीज लिखी थी स्टेटमेंट, जहाँ पे सर बीटा प्लस डिके लिखा हाँ, था। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एंटी मैटर है, हाँ और ये दोनों कोलाइड कर गए तो सिर्फ एनर्जी बची। अच्छा, और मतलब एनर्जी मास मतलब, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ एनर्जी मतलब फोटोन। तो हम ये कह रहे हैं क्या एक सिंगल फोटोन निकल सकता है? अच्छा, तो मोमेंटम कंजर्व बिल्कुल, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए 2 फोटोन निकलेंगे। नहीं तो तो सर मतलब इसमें तो मतलब मास ही नहीं बचा। हाँ, सिर्फ वेव मास एंटी मैटर है ना। जब मैटर और एंटी मैटर टकराता है, एंटी पार्टिकल, तो वो एक दूसरे को खत्म कर देता है, चार्ज भी खत्म हो गया, मास भी खत्म हो गया, ओनली एनर्जी। और हम सर वो निकालते तो ये आता hc/लैम्डा का ट्वाइस इज इक्वल टू 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन c²। तो सर तो जहाँ भी अपन ने हमारे ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलिजन। तो सर मतलब मास डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब सर असली लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये टू कंजर्व मोमेंटम, इक्वल एंड अपोजिट जो आया है ना, टू सर कंजर्व। तो लेकिन ये तो अपन ने एनर्जी क्रिएट कर दी ना। हाँ तो हो सकती है ना मास और एनर्जी, तो मास तो एनर्जी में क्रिएट हो ही सकता है ना। ये अच्छा पॉजिट्रॉन मतलब कहाँ से लाए थे? पॉजिट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर से लाए थे ना। हाँ सर, लेकिन वो तो उसकी वजह। अच्छा ठीक। ओवरऑल एक मैटर एक एंटी मैटर टकराएगा तो सिर्फ एनर्जी बचेगी, लेकिन एक सिंगल फोटोन नहीं, पेयर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से मोमेंटम पैदा नहीं हो सकता अपने आप। सर और जैसे एनर्जी कंजर्व नहीं है, मास प्लस एनर्जी कंजर्व है। ओके ये सर स्क्रीनशॉट जैसे लेके ग्रुप पे डाल दो तो बच्चों को समझ में आ जाएगा क्या था। सर जो प्रोटॉन है अपना, वो न्यूक्लियस के बाहर भी मतलब रह सकता है सर, लेकिन जो पॉजिट्रॉन और ये एंटी मैटर ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं ना? लेकिन न्यूक्लियस से बाहर भी तो निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते क्रिएट हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है, तभी तो एनर्जी मिल गई। क्रिएट यस सर। न्यूक्लियस के अंदर होता है, निकल सकते हैं न्यूक्लियस में से। चलो हो गया। यस सर हमारे हाँ कौन कौन से पार्टिकल्स एंटीमैटर होते हैं? अब के अरे नहीं मिले, एंटी कुछ कुछ के ही मिले हैं। मेसॉन्स के एंटी मैटर मिले, इलेक्ट्रॉन का मिला है, सबका नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि हर चीज का एंटी मैटर मिल गया है। तो हम एंटीमैटर्स को ऐसे डिफाइन कैसे करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होनी चार्ज चाहिए भी उनके? इक्वल होना चाहिए, चार्ज इक्वल मास सेम, तो मास फिर सेम और डिफरेंस क्या चार्ज हुआ? इक्वल। चार्ज चार्ज सॉरी चार्ज डिफरेंट क्या बोल दिया, चार्ज डिफरेंट, चार्ज अपोजिट और मास सेम, ओके। है ना।
सर जो हमारे फिजन में जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी सबसे पहले जैसे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होती है, तो वो इवेंचुअली फिर सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है हाँ, क्या? कॉलिजन होता रहेगा, वो फाइनली हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या तुम किसी और फॉर्म में यूज कर सकते हो उसको, हीट को। अच्छा हाँ सर, वो वापस से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज कर सकते हैं, मतलब उसी को वापस से जो हीट रिलीज हो रही है? हाँ, कहीं भी यूज कर सकते हो यार, वो कोई जरूरी थोड़ी है, तुमको जहां यूज करना उधर यूज कर लो। ओके सर। ठीक।